हेलो माय नेम इज़ अर्नव एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत एफर्ट लगाया। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर से किसी भी कंपनी को पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से आपको इस कंपनी को पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं और ये वीडियो किसी भी तरीके से बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। एक और चीज मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा और वो ये है दोस्त कि जब मैं कंपनीज को पढ़ता हूं या फिर किसी सेक्टर को पढ़ता हूं तो मेरा अप्रोच बहुत ही सिंपल होता है। मैं बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग वाले में नहीं घुसता हूँ। मेरा बहुत ही सिंपल है, एक बिजनेस में एक जगह से पैसा आएगा और कहीं पे ये बिजनेस पेमेंट कर रहा होगा, इसके बीच में एक मार्जिन होगा जो ये बिजनेस कमा रहा होगा। आज की ये वीडियो भी इसी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हॉस्पिटल सेक्टर में हॉस्पिटल्स किस तरीके से पैसे बनाते हैं। एक और चीज़ मैं आपके साथ हाईलाइट करना चाहूँगा कि क्यों मैं इस सेक्टर को कवर कर रहा हूँ। सो रिसेंट में अगर आप बात करेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको मैक्स हेल्थ केयर का देता हूँ। 2020 में अगर आप जाके देखेंगे इनके चार्ट पे इनके शेयर के प्राइसेस की तो 100 रुपए पे था। विद इन 5 इयर्स ये कंपनी 12 टाइम्स से मल्टीप्लाई हुआ है, विच इज ग्रेट। आप समझ रहे हैं, 100 रुपए का शेयर प्राइस 1200 रुपए पे चला गया और पूरे चार्ट में आपको स्टडी एकदम एक वेल्थ क्रिएशन वाले जिस तरीके से चार्ट चलते हैं ना, वैसा हमें चार्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अभी पे मैं मैक्स हेल्थ केयर में पैसे लगाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं इसमें एक करेक्शन का वेट कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त हॉस्पिटल सेक्टर के बारे में। तो देखो, जो हमारा पूरा का पूरा हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ना, इसी का एक छोटा सा पार्ट आ जाता है हॉस्पिटल सेक्टर। सिंपल लैंग्वेज में आप यूँ कह सकते हैं, हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी कोई चोट लग जाती है या फिर किसी की हड्डी टूट गई तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज कराते हैं और ठीक होके वापस आ जाते हैं। मैं इस चीज़ को ज़्यादा खींचूंगा नहीं, आपके दिमाग में ऑलरेडी एक पिक्चर आ गया होगा जब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि हम हॉस्पिटल्स के बिजनेस को पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप ये जो स्क्रीन पे आपको जो पीपीटी दिख रही है, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक स्कैनर आ रहा होगा। इस स्कैनर को स्कैन करके आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ये इसका डाउनलोडेड वर्जन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कितने तरह के आपको मार्केट में हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ऑनरशिप के भी बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, सर्विसेज किस तरह के देते हैं उसके बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, और कितने देर तक यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्टे है उसके बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। कितना बड़ा हॉस्पिटल है और किस टियर में है उस पर भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, और लोकेशन के हिसाब से भी आप हॉस्पिटल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑनरशिप के बेसिस पे आपको कितने अलग अलग तरह के हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तरह का हॉस्पिटल है दोस्त पब्लिक हॉस्पिटल। तो पब्लिक हॉस्पिटल कहने का मतलब बहुत ही सिंपल होता है, ये वो हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी, और इन हॉस्पिटल्स जो होती हैं ये मासेज या फिर गरीब लोगों को कैटर करते हैं, कम से कम दामों में उन्हें सही इलाज देने की कोशिश करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे इनमें कौन कौन से हॉस्पिटल्स आते हैं, तो एम्स आ सकता है, या फिर सफदरगंज का हॉस्पिटल आ सकता है, या फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, या फिर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जो था वो इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, ठीक ऐसे ही हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। इनमें जनरली आपको रेट तो कम मिलेगा बट जनरली दे आर वेरी क्राउडेड। दूसरे तरह का हॉस्पिटल आता है दोस्त प्राइवेट हॉस्पिटल। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, ये जनरली ओन किए जाते हैं किसी डॉक्टर्स के द्वारा या फिर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा या फिर ट्रस्ट या फिर कॉर्पोरेट्स के द्वारा। यहाँ पे जनरली जब एक इंसान अपना इलाज करवाता है तो या तो वो आउट ऑफ पॉकेट पे करता है, या फिर अगर उसने कोई पहले से इंश्योरेंस ले रखा है तो वो इंश्योरेंस की कंपनी उस पेशेंट के बिहाफ पे हॉस्पिटल को पेमेंट करती है। वैसे अगर आप बात करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जनरली अपने बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेस वेटिंग टाइम और एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल्स में कई बार प्रॉब्लम यही हो जाती है कि वेटिंग टाइम इतना लंबा है कि आपको लगता है कि यार इससे बढ़िया है कि 200-400 रुपये प्राइवेट में ही दे के वहाँ पे अपने आप को दिखा लो। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एग्जांपल्स की बात करें जैसे अपोलो है, फोर्टिस है, मैक्स है या फिर नारायणा है, तो ये सारे प्राइम एग्जांपल हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ठीक वही पहले के एग्जांपल के जैसे ही समझ सकते हैं जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में क्या होगा, बेटर फैसिलिटी तो मिलेगी बट द कॉस्ट इज हायर। इसके अलावा तीसरे तरह के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो होते हैं चैरिटेबल या फिर ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल्स। तो ये जनरली एक एनजीओ के द्वारा फंड किए जाएंगे या फिर चलाए जाएंगे, और इनमें अगर आप बात करेंगे तो प्राइम एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है या फिर मिशन हॉस्पिटल है या फिर जैन ट्रस्ट हॉस्पिटल्स है। तो यहाँ पे या तो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा इन हॉस्पिटल्स को फंड किया जाता है, या फिर चैरिटी के द्वारा या फिर डोनेशन के थ्रू लोगों का जो ट्रीटमेंट है उसको फंड किया जाता है। आप हॉस्पिटल्स को वो लोग जिस तरीके की सर्विसेज देते हैं उसके बेसिस पे ही बांट सकते हैं। तो अगर आप इनके सर्विसेज के बेसिस पे बांटेंगे तो 4 मेजर तरीके से हॉस्पिटल्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। एक आएगा आपका जनरल हॉस्पिटल, दूसरा आएगा स्पेशलिटी, फिर आएगा सुपर स्पेशलिटी, और इसके बाद से आता है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। एक एक करके इन चारों को हम समझते हैं ताकि इस पूरे सेक्टर को हम बेटर तरीके से समझ पाएं। सबसे पहले हम समझते हैं जनरल हॉस्पिटल को। तो देखो दोस्त, नाम से ही लग रहा है जनरल। सिंपल लैंग्वेज में आप यूं कह सकते हैं कि ऐसा हॉस्पिटल होता है जहां पे आपके लगभग
लगभग ज़्यादातर बीमारियों का इलाज हो जाएगा। चाहे छोटी मोटी सर्जरी है, दवाइयाँ लेनी है, डिलीवरी का केस है, बच्चों का इलाज करवाना है, तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे कि श्री गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली में, या फिर जे हॉस्पिटल है, या फिर होली फैमिली हॉस्पिटल न्यू दिल्ली का है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, या फिर एम्स दिल्ली को भी आप जनरल वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरे तरह के हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो जैसा कि नाम से लग रहा है कि ये लोग स्पेशल हैं। स्पेशल कहने का मतलब ये वो हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पे किसी एक पर्टिकुलर बीमारी का इलाज किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कोई ऐसा हॉस्पिटल होगा जो सिर्फ कैंसर पे फोकस कर रहा होगा, या फिर कोई ऐसा हॉस्पिटल होगा जहाँ पे सिर्फ आंखों का ही इलाज किया जाता होगा, या फिर कहीं पे सिर्फ हार्ट का ही इलाज किया जाता होगा। तो ऐसे हॉस्पिटल्स को हम स्पेशलिटी का हॉस्पिटल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बात करेंगे तो जैसे दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे सिर्फ कैंसर का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। या फिर शंकरा नेत्रालय जो कि चेन्नई में है, यहाँ पे सिर्फ आंखों का इलाज होता है। या फिर NIMHANS बेंगलुरु में, ये भी एक स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है। ऐसे ही अद्यार सेंटर इंस्टीट्यूट जो कि चेन्नई में है, ये भी एक स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है। टाटा मेमोरियल की आप बात करेंगे, ये भी एक स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है। या फिर अगर आप इंटरनेशनल एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट डाला हुआ है जो कि यूएस में है, और ये लोग कार्डियक स्पेशलिटी में काम करते हैं। सो आई होप आपको जनरल एंड स्पेशलिटी दोनों अच्छे से समझ में आ गया। अब हम तीसरे तरह के हॉस्पिटल की बात करते हैं जिसका नाम है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सिंपल लैंग्वेज में दोस्त आप यूं कह सकते हैं कि जो आपने स्पेशलिटी समझा ना, उससे भी थोड़े से एडवांस वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन्हें हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बोल देते हैं। ये जो हॉस्पिटल्स होंगे यहाँ पे थोड़ी सी और एडवांस तरह की, एक तरह से आप कह सकते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको न्यूरो सर्जरी होते हुए देखने को मिल जाएगी, या फिर लिवर ट्रांसप्लांट होगा, या फिर हार्ट का ट्रांसप्लांट हो रहा होगा। तो ये और भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड वाले हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। जनरली यहाँ पे जो इलाज होगा, या जो भी हॉस्पिटल आप पढ़ रहे हैं जो इस वाले सेगमेंट में है ना, उन लोगों का मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे मेदांता है, ये एक प्राइम एग्जाम्पल है इस सुपर स्पेशलिटी का। या फिर मैक्स सुपर स्पेशलिटी जो कि साकेत में है। ये साकेत वाला जो है ना, आई गेस इनका जो रेवेन्यू था वो 902 या फिर 920 करोड़ का आ रहा था सिर्फ इस साल का। आई वाज शॉक्ड जब मैं मैक्स के बुक्स को देख रहा था। हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर हम सेपरेट एक एक करके एक एक हॉस्पिटल को इसके बाद मैं कवर भी करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक हॉस्पिटल को कवर भी करूं और आपको अच्छे से एक एक हॉस्पिटल का बिजनेस समझाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वापस आते हैं अपने इस कंटेंट पे। तो जैसे अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में है, ये भी एक सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है। या फिर आप यशोदा सुपर स्पेशलिटी की बात करेंगे ना, तो ऐसे आपको स्पेशलिटी वाले बहुत सारे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। आज के बाद जब भी आप कभी मार्केट में घूम रहे होते हैं, या फिर आप किसी शहर में रहते हैं, तो जब कभी भी आप बोर्ड देखना, उसके पहले जरूर पढ़ना कि ये किस तरह का हॉस्पिटल है। इसके बाद से आता है दोस्त आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो जैसे कि आप इसमें नाम से ही गैस कर सकते हो, देखो जो हमने स्पेशलिटी हॉस्पिटल पढ़ा ना, उसमें ही बहुत सारे स्पेशलिटी वाले ट्रीटमेंट्स अगर आप एक ही जगह पे डाल देते हैं, उसी को हम बोलते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई ऐसा हॉस्पिटल मिल गया जहाँ पे हड्डी टूट गया, उसका भी इलाज हो रहा है, कैंसर का भी इलाज हो रहा है, ब्रेन वाले में जैसे कोई न्यूरो वाली प्रॉब्लम है उसका भी इलाज हो रहा है, या फिर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है उसका भी इलाज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप एम्स दिल्ली को ले सकते हो। एम्स दिल्ली जनरल वाले में भी आया था, क्योंकि यार लगभग मुझे लगता है कि एम्स में हर तरह की आपको सॉल्यूशंस मतलब होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही मुंबई में अगर आप बात करेंगे तो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी का जो हॉस्पिटल है, दैट इज मल्टी स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल। मणिपाल हॉस्पिटल की आप बात करेंगे, या फिर BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करेंगे, ये भी एक सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल है। सो आई होप ये जो चारों कैटेगरीज हैं, इनके बेसिस पे आप हॉस्पिटल्स को बांट पाएंगे, और किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये किस वाले कैटेगरी में डील करते हैं। आप हॉस्पिटल्स को ड्यूरेशन ऑफ स्टे के बेसिस पे भी बांट सकते हैं। तो एक बार हम समझते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे के बेसिस पे आप कैसे बांटोगे। देखो, जो पेशेंट एक हॉस्पिटल में आते हैं ना, उनको दो मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होते हैं इन पेशेंट और दूसरे होते हैं आउट पेशेंट। इन पेशेंट कहने का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा इंसान जो हॉस्पिटल में आने के बाद 24 घंटे के लिए वहां पे अपना टाइम देने वाला है। इन सिंपल वर्ड्स, वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा। वेयर एज दूसरी वाली जो कैटेगरी होती है उन्हें हम बोलते हैं आउट पेशेंट। ये वो वाले पेशेंट्स होते हैं जो आएंगे, डॉक्टर की कंसल्टेशन लेंगे या फिर छोटी मोटी इनका ट्रीटमेंट होगा और ये दिन में ही अपने घर को वापस चले जाएंगे। और जो हॉस्पिटल लोगों को एडमिट होने की फैसिलिटी देते हैं उन्हें हम बोलते हैं ये एक इन पेशेंट हॉस्पिटल है। और जहां पे एडमिट होने की फैसिलिटी नहीं होती है उन्हें हम आउट पेशेंट हॉस्पिटल बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सैड फैक्ट भी मैं आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्त। देखो, अगर आज के दिन पे आप एक हॉस्पिटल ओन करते हैं तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कमाना चाहेंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप तभी कमा पाएंगे ना जब एक इंसान आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो।
और इसी वजह से आप देखेंगे कि किसी हॉस्पिटल में हमेशा जो इन पेशेंट से रेवेन्यू है वो आउट पेशेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे नारायणा हृदयालय का है, FY 2025 में इस हॉस्पिटल का जो पूरा रेवेन्यू था वो था 5,483 करोड़ का, और इनमें से अगर आप सिर्फ इन पेशेंट के रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ना तो ये टोटल रेवेन्यू का 71.6% इन पेशेंट, यानी कि उन पेशेंट से ये पैसा आया जो लोग एडमिट हुए, और जो लोग बस आउट पेशेंट थे, बस आए और चले गए, उन लोगों से टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 16.3% हिस्सा आते हुए हमें देखने को मिला। अगर आप फोर्टिस की भी बात करेंगे तो फोर्टिस का FY 2025 में टोटल रेवेन्यू था 7,783 करोड़ का, और 7,783 करोड़ में से इन पेशेंट से जो पैसा आया वो आया 73.8% ऑफ टोटल रेवेन्यू, वेयर एज आउट पेशेंट से सिर्फ 10.8% का रेवेन्यू आया। तो जब भी आप हॉस्पिटल्स को पढ़ेंगे तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए कि इन पेशेंट से कितना पैसा आ रहा है और आउट पेशेंट से कितना पैसा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, और हॉस्पिटल्स को आप उनके बेड साइजेस के बेसिस पे भी बांट सकते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल्स जहां पे 100 से कम बेड्स अवेलेबल हो उन्हें हम बोलते हैं ये स्मॉल हॉस्पिटल है। जहां पे 100 से लेके 500 बेड्स अवेलेबल हो, यानी कि 100 से ज्यादा और 500 तक पेशेंट्स एडमिट हो सकते हैं, वो ऐसे हॉस्पिटल्स को हम मीडियम हॉस्पिटल बोलते हैं। और ऐसे हॉस्पिटल जहां पे 500 से ज्यादा बेड्स अवेलेबल होते हैं उन्हें हम लार्ज हॉस्पिटल्स बोलते हैं। अगर आप चाहें तो हॉस्पिटल्स को उनके लोकेशन के बेसिस पे भी आप बांट सकते हैं। एक होगा अर्बन वाला हॉस्पिटल और दूसरा रूरल वाले सेगमेंट में जो हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, रूरल वाले एरिया में जो हॉस्पिटल हैं, आप इस बेसिस पे भी इन हॉस्पिटल्स को बांट सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से शहरों में सबसे ज्यादा बेड्स अवेलेबल हैं, इवन दो वहां पे इंडिया के टोटल पॉपुलेशन की सिर्फ 35% लोग रह रहे हैं, वेयर एज जो 65% हमारी पॉपुलेशन है उसको कैटर करने के लिए टोटल बेड्स का सिर्फ 35% ही उस वाले हिस्से में अवेलेबल है। बट कोई नहीं, वापस आते हैं, उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर के बाद से बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल के मार्केट साइज की। तो हॉस्पिटल पे आने से पहले हम पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के मार्केट और मार्केट साइज की बात करते हैं। तो अगर आप 2016 से 2023 के बीच की बात करेंगे ना तो ये पूरा इंडस्ट्री 22 से 22.5% के केगर से ग्रो किया, और एक नहीं, आई गेस 2-3 मैंने आर्टिकल्स पढ़े जिनमें यही वाला नंबर हमें देखने को मिल रहा था। 2016 में हमारा ये जो पूरा सेक्टर था वो $110 बिलियन का था, और 2023 में ये बढ़ के हो गया है $372 बिलियन का, माने कि हमें 22 से 22.5% का ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम इंडियन हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें, यहाँ पे इंडस्ट्री मुझे नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे सेक्टर लिखना चाहिए था, इस गलती को आप माफ कर देना। बट बॉटम लाइन ये है दोस्त कि मैंने यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ रिपोर्ट्स पढ़े, उनके मुताबिक जो हमारा इंडियन हॉस्पिटल सेक्टर है ना, इसमें 7.5 to 8% के केगर से हमें फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और कुछ कंपनी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने मैक्स हेल्थ केयर के 2025 के एनुअल रिपोर्ट से ये स्क्रीनशॉट उठाया हुआ है। यहाँ पे इस कंपनी ने मेंशन किया हुआ है कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी का मार्केट है वो 10 से 12% के केगर से ग्रो करने वाला है। यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान में रखना, हेल्थ केयर डिलीवरी जब हम बात करेंगे ना तो यहाँ पे सारी चीजों को, जैसे मान लो एक पेशेंट जाता है तो हॉस्पिटल में भी जाएगा, फार्मेसी का भी यूज करेगा, पैथोलॉजीज में भी जाएगा, तो इन सबको जब आप मिला के बात करते हैं तो हम उसके वाले ग्रोथ की बात कर रहे हैं 10 से 12% के केगर की, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल की 7 से 8% के बीच में ही है। अगर आप थोड़ा सा और डीप में जाते हैं तो जो इंडिया का हेल्थ केयर डिलीवरी मार्केट है ना, ये 3.9 ट्रिलियन रुपीज का था इन FY 2019, और FY 2024 में ये 3.9 ट्रिलियन से बढ़ के हो गया 6.3 ट्रिलियन का, और आने वाले फ्यूचर में यानी कि FY 2028 में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये 9.4 से 9.8 ट्रिलियन का हो जाएगा। अब हम समझते हैं कुछ कॉमन जार्गन्स को, जो अगर आप किसी भी हेल्थ केयर वाले सेक्टर में या फिर हॉस्पिटल के बिजनेस को पढ़ रहे हैं तो ये आपको भर भर के यूज होते हुए देखने को मिलेगा। इनके बिना मुझे लगता है कि आपको कॉन कॉल, एनुअल रिपोर्ट या फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, तीनों को समझना बहुत ही मुश्किल है। हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। हम पहले एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, उसके बाद से ऑक्यूपेंसी या ऑक्यूपेंसी रेशियो, उसके बाद से एवरेज लेंथ ऑफ स्टे एक्सेट्रा को हम एक एक करके समझते हैं। तो देखो दोस्त, इन सबको समझने से पहले आपको एक बार ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में टोटल बेड्स कितने अवेलेबल हैं, माने कि कितने लोग बीमार हो जाएं तो उन लोगों के लिए हमारे पास बेड्स हैं जिनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। रिसर्च एंड मार्केट रिपोर्ट के हिसाब से एज ऑफ 2020 हमारे पास इंडिया में जो टोटल बेड्स अवेलेबल थे वो था 20,40,688। जो आप समझ रहे हैं हमारी कितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से ये जो बेड है ये बहुत कम है। इनको अगर आप फर्दर बाइफरिकेट करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास 11,80,000 बेड्स हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास 8,60,000 बेड्स हैं। यहाँ पे अगर आप मैट्रिक देखेंगे तो कुछ ये इस तरीके से दिखाया गया है कि अगर 1000 लोग बीमार पड़ जाएं तो उनके लिए हमारे पास 0.79 बेड्स अवेलेबल है। ये बहुत कम है। WHO के अनुसार हमारे पास 2.7 बेड्स होने चाहिए पर 1000 पर्सन, उसके हिसाब से बहुत नीचे है। वैसे ये जो आप नंबर देख रहे थे ना इंडिया में टोटल बेड्स की, फिलहाल में ये डेटा 2020 का है। अभी पे अगर आप हॉस्पिटल के एनुअल रिपोर्ट में जाके वहां से रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो टोटल बेड्स अभी पे अवेलेबल हैं वो 21,96,000
99,904 के करीब में है, और ये भी काफी कम है जो हमारे पास ग्लोबल मैट्रिक्स मिलते हैं ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप नेशनल हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से आप देखेंगे तो उसमें रेकमेंड किया गया है कि हर 1000 लोगों पे हमारे पास 2 बेड अवेलेबल होने चाहिए। अभी पे अगर आप बात करेंगे तो ये डेटा वैसे पहले का है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हर 1000 लोगों पे हमारे पास 1.3 बेड्स हैं। ये पहले का डेटा है। अगर आप आज के डेट में बात करेंगे तो हमारे पास 1.5 बेड्स हैं पर 1000 पीपल। आप समझ रहे हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत कम है। बहुत सारे डेवलप्ड नेशन ऐसे हैं जहां पे आपको हर 1000 लोगों पे 3 बेड अवेलेबल मिलेगा, और WHO का ऐसा रिकमेंडेशन है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे 2.7 बेड्स होना चाहिए पर 1000 पर्सन। यहाँ पे मैंने मैक्स हेल्थ केयर के 2025 के एनुअल रिपोर्ट से एक स्क्रीनशॉट निकाला हुआ है जो कि आपसे ये दिखा रहा है कि हर 10,000 लोगों पे इन किन किन कंट्रीज के पास कितने कितने बेड्स अवेलेबल हैं। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो हर 10,000 लोगों पे हमारे पास 15 बेड अवेलेबल है। बांग्लादेश में हर 10,000 लोगों पे 9 बेड अवेलेबल है, मलेशिया में 20, ब्राजील में 25, यूके में 24, वियतनाम में 26 एंड यूनाइटेड स्टेट में 27। अगर आप हाईएस्ट की बात करेंगे तो जापान में सबसे ज्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। हर 10,000 लोगों पे 127 बेड्स इन लोगों के पास अवेलेबल है। बट अगर आप वर्ल्ड के एवरेज की बात करेंगे तो 3.3 का डेटा आ रहा है। वैसे मैं नोएडा में रह रहा हूं, और नोएडा की अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप बात करेंगे ना तो हमारे पास अर्बन एरियाज में समवेयर अराउंड 3.3 बेड्स अवेलेबल है हमारे पास, विच इज फॉर अर्बन पॉपुलेशन फैंटास्टिक। बट अगेन ये अगर आप मेजर लेवल पे देखेंगे, अगर आप पूरे कंट्री वाले लेवल पे देखेंगे तो इट्स अ ब्रोकन इंफ्रा। यहाँ पे मैंने एस्टर डीएम के 2025 के एनुअल रिपोर्ट से भी यही सेम डेटा निकाला गया, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज मेंशन किया गया था कि इंडिया में हर 10,000 लोगों पे 15 बेड्स अवेलेबल हैं, और आने वाले समय में ये वाला जो डेटा है इसे हमें सिग्निफिकेंटली, मतलब ये जो नंबर ऑफ बेड्स हैं इन्हें हमें सिग्निफिकेंटली बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत सारी कंपनीज लीज वाले मॉडल पे आ रही हैं। उसके बारे में भी हम जब आगे बढ़ेंगे ना तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको हॉस्पिटल वाइज यहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स निकाला हुआ था एनुअल रिपोर्ट से। ये जो एनुअल रिपोर्ट से मैंने डेटा निकाला हुआ है, ये 2025 में जिनका एनुअल रिपोर्ट आ गया है उनसे मैंने अपडेटेड उठाया हुआ है, और जिनका 2025 का एनुअल रिपोर्ट नहीं आया हुआ है उनके 2024 का डेटा होगा, बट आपको रफ आइडिया जरूर मिल जाएगा। मैक्स हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो उनके पास 5,100 बेड अवेलेबल है। अपोलो हॉस्पिटल के पास 10,134 जो कि हाईएस्ट है। इसके अलावा एस्टर डीएम के पास 4,867, HCG के पास 1,923, किम्स के पास 4,000, नारायणा हृदयालय के पास 225, यथार्थ के पास 1,600 एंड फोर्टिस के पास 4,750 बेड्स अवेलेबल हैं। जो अभी मैं आपसे वो जो बोल रहा था ना ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स आ रहे थे, तो वहाँ पे बेसिकली ऐसे बांटा गया है कि अगर आप इन सारे बेड्स को डिवाइड करेंगे तो एक एरिया को आप बना दो अर्बन इंडिया और दूसरे को आप बना दो रूरल एरिया। अगर आप अर्बन एरिया की बात करेंगे जहाँ पे 35% पॉपुलेशन है, यहाँ पे अगर आप टोटल बेड्स को डिवाइड करेंगे ना तो लगभग 65% अवेलेबल हैं बेड्स इन 35% पॉपुलेशन के लिए। और जो रूरल इंडिया में जहाँ पे 65% पॉपुलेशन रह रही है वहाँ पे टोटल बेड्स का सिर्फ 35% अवेलेबल है। किसी तरीके से हमें इसके बीच में बैलेंस लाना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के रिकमेंडेशंस भी दिए हैं गवर्नमेंट को कि किस तरीके से हम इस चीज को और सुधार ला सकते हैं। सो अब हम वापस आते हैं और जार्गन्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जार्गन है हमारे पास बेड की ऑक्यूपेंसी रेशियो। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। जब भी आप किसी हॉस्पिटल को पढ़ रहे हैं आप इनके एनुअल रिपोर्ट में जरूर सर्च मारो। यहाँ पे मैंने जानबूझ के हर एक हॉस्पिटल से स्क्रीनशॉट निकाला हुआ है ताकि आपको देख के आइडिया लग जाए कि किस सेक्शन में क्या आप सर्च करोगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी। अगर आपको बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो 65 से 75% के बीच में देखने को मिल रहा है ना तो इट इज कंसिडर्ड हेल्दी। नाउ व्हाट इज दिस बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो सिंपल लैंग्वेज में? मान लो आज के दिन पे आपने एक हॉस्पिटल खोला, मान लो आपके पास 1000 बेड है और उनमें से 750 पूरे साल ऑक्यूपाइड रहते हैं। इसका मतलब जो आपकी ऑक्यूपेंसी रेशियो है वो 75% की हुई। यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जांपल निकालते हैं HGE से। तो HGE का जो एवरेज ऑक्यूपेंसी रेशियो है ना वो 64% का है, जो कि मैंने यहाँ से उठा के हाईलाइट किया हुआ है। ये इनके 2025 के एनुअल रिपोर्ट से मैंने उठाया हुआ था। इसके अलावा अगर हम यथार्थ की बात करें तो इनके अलग अलग जो हॉस्पिटल्स हैं उनका इन्होंने अलग अलग तरीके से हमें बताया हुआ है। अगर आप ग्रेटर नोएडा वाले हॉस्पिटल की बात करेंगे तो 67% का ऑक्यूपेंसी रेशियो है, नोएडा वाले हॉस्पिटल का 89%, नोएडा एक्सटेंशन वाले का 44% एंड झांसी वाला जो इनका हॉस्पिटल है उसमें सिर्फ हमें 23% का ऑक्यूपेंसी रेशियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपके सामने एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्त। यहाँ पे मैं जानबूझ के जूम कर देता हूँ ताकि आप एक एक बारी देख लो। आप जब इनके एनुअल रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो एकदम स्टार्ट में ही इन लोगों ने इन सारी चीजों को मेंशन किया हुआ है। देखो अगर आप इस यथार्थ की बात करेंगे तो एक मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप इनमें ये जो 2 हॉस्पिटल्स देख रहे हैं ना, मैंने अभी तक यथार्थ के पूरे बुक्स को नहीं पढ़ा है। मैं आगे जैसे जैसे पढ़ता चला जाऊंगा आपके लिए एक एक वीडियो बनाऊंगा। बट
अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो जैसे जैसे हॉस्पिटल्स मैच्योर होते हैं ना, वहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेशियो बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से जो एबिटा है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और शेयर के प्राइसेस उसकी वजह से लगातार आपको टक 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 ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो आई जस्ट होप कि ये जो नोएडा एक्सटेंशन एंड झांसी वाला जो हॉस्पिटल है ना, ये न्यू है तो ज़्यादा बेटर है। अगर पुराने होने के बाद भी यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं, इट्स अ मेजर रेड फ्लैग। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऐसे हॉस्पिटल्स के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें किम्स की, तो देखो एक किम्स के एनुअल रिपोर्ट से मैंने इधर पे दिखाया हुआ है, इसमें आप पॉज करके देख सकते हो कि किस हॉस्पिटल का, किस ब्रांच माने कि किस जगह पे जो इनका हॉस्पिटल वाला यूनिट है उसकी ऑक्यूपेंसी रेशियो कितनी है। 65 से 75 के बीच में आपको देखने को मिल रही है। इट इज वेरी गुड। 80 मिल गई, इट मींस एक्सीलेंट। एक और मैंने यहाँ पे एग्जांपल निकाला हुआ है। फोर्टिस की अगर आप बात करेंगे तो FY 2024-25 में इनकी जो ऑक्यूपेंसी रेशियो थी ये 69% की थी। और एक साल अगर आप पहले की बात करेंगे तो देखो यही वाले स्क्रीनशॉट को मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ है। अगर आप FY 2023-24 की बात करेंगे तो इनका ऑक्यूपेंसी रेशियो 65% का था, जो कि इस साल में बढ़ के 4% से बढ़ गया और ये फिलहाल में 69% का है। दिस इंप्रूवमेंट्स लुक्स वेरी गुड, लेकिन आगे चल के अगर और इंप्रूव होता है तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम बात करें मैक्स के ऑक्यूपेंसी रेशियो की, तो इनके भी एनुअल रिपोर्ट में आप जाके देख सकते हैं, मैक्स की जो ऑक्यूपेंसी है वो 74% की है, तो इट लुक्स डिसेंट। अब हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड की। तो देखो जब कभी भी आप हॉस्पिटल्स को पढ़ रहे हैं, आपको मेरे हिसाब से ये मैट्रिक जरूर देखना चाहिए। और जब आप इस मैट्रिक को देख रहे हैं तो आपको कई साल दर साल देखना पड़ेगा। सिर्फ एक साल का आप देखेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। अगर किसी सेम हॉस्पिटल में एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड ऊपर जा रहा है, इट्स अ नाइस थिंग। वहां पे आपको बस ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि अब एक्सपेंसेस ज्यादा होने के बाद से उस बेड से रेवेन्यू बढ़ गया। आई होप अगर आप बिजनेस वाले तरीके से सोच रहे हैं तो आप मेरी बात को ठीक से समझ पाए होंगे। अगर हम HGE के एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड की बात करें तो ये है 41.8 थाउजेंड का या फिर 41,800 का। अगर हम यथार्थ के एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड की बात करें तो ग्रेटर नोएडा वाले हॉस्पिटल का है 28,920 का, नोएडा वाले हॉस्पिटल का है 26,554 का, नोएडा एक्सटेंशन वाले का है 33,994 और झांसी वाला जो इनका हॉस्पिटल है उसका है 17,429 का। ऐसे ही अगर हम किम्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने किम्स का भी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इस चीज को पढ़ सकते हैं और इन सारे के एनुअल रिपोर्ट्स में आप जाएंगे तो इस चीज को आपको जरूर सर्च करना चाहिए। अगर हम फोर्टिस के ARPOB की बात करें तो FY 2024-25 में ये था 2.42 करोड़ का पर बेड और 2001 साल पहले की आप बात करेंगे तो ये था 2.22 करोड़ का। इट्स वेरी नाइस अगर ये इंप्रूव हो रहा है, बशर्ते इसको इंप्रूव करने के चक्कर में मैनेजमेंट ने या फिर उस हॉस्पिटल ने कोई ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया हो। देखो आप इस चीज को एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूं। मान लो आपने एक हॉस्पिटल का बेड लगाया, उसमें आप इसके पहले कोई ट्रीटमेंट देते थे जिससे आपको पिछले साल में 2.22 करोड़ का रेवेन्यू आया। हम फोर्टिस की बात कर रहे हैं। अगले साल से आपने सेम बेड पे उससे भी कॉम्प्लेक्स वाली सर्जरी करनी शुरू कर दी तो ऑफ कोर्स आपका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करेंगे तो आपको सर्जन्स को अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना। तो अगर आपने अपने एक्सपेंस को बहुत बढ़ा के अपने ARPOB को ऊपर लेके गए हैं तो मेरे हिसाब से उसका कुछ खास सेंस नहीं बनता है। आपने सेम वाली ट्रीटमेंट करके अगर ARPOB को ऊपर लेके चले गए, दैट इज अ वेरी नाइस थिंग। हो सकता है आप गुडविल पे प्ले कर रहे हो या फिर आपके पास कोई ऐसा सर्जरी आ गया हो या फिर कोई ऐसा की डॉक्टर हो जो दूसरे जगह पे अवेलेबल नहीं हो, तो उसके सेम सर्विसेज की अब आप ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। अब हम समझते हैं एवरेज लेंथ ऑफ स्टे को, और इसको समझना बहुत ही 5 स्टार वाला है, तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। देखो अगर किसी हॉस्पिटल में अगर आप हॉस्पिटल चलाते हो और थोड़ी देर के लिए हम सारी चीजों को साइड में रख देते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि हम शुद्ध बिजनेसमैन हैं और हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। अब एज अ हॉस्पिटल ओनर आप ज्यादा कब कमा पाएंगे? जब इंसान आपके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। अगर आप ये सोच के बैठेंगे ना कि मेरे पास कोई पेशेंट आया है और अगर उसके एडमिट होने के बाद बस उसको एडमिट किए रहो 4 दिन ये पे 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, तो आप ज्यादा नहीं कमाने वाले हैं। आप अपने बेड का ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। मैं इस चीज को जरा समझाता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखो जब कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है ना, तो जनरली शुरुआत के जो 3 से 4 दिन होते हैं मैक्सिमम बिलिंग उन्हीं में बनती है। उसके बाद से पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है तो फिर उसकी जो बिलिंग आएगी वो काफी कम आएगी। एंड दैट्स वाई जिन भी हॉस्पिटल में जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे 4 दिनों की है और उसके बाद से भी ऑक्यूपेंसी रेशियो हाई है, तो आपको उनके रेवेन्यू ज्यादा होते हुए देखने को मिलेंगे। आप जब किसी हॉस्पिटल को पढ़ रहे हैं, अगर उसमें एवरेज लेंथ ऑफ स्टे 3, 4 या 5 दिनों से ज्यादा है, दैट्स नॉट अ गुड साइन। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यथार्थ से हम शुरुआत करते हैं। यथार्थ के अगर आप एवरेज लेंथ ऑफ स्टे की बात करेंगे तो इनके ग्रेटर नोएडा वाले हॉस्पिटल का है 4.5 डेज का, नोएडा वाले हॉस्पिटल का 5.7 डेज, नोएडा एक्सटेंशन का 4.1 डेज एंड झांसी वाले का 5.7 डेज का। अगर हम किम्स की बात करें तो किम्स का मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। देखो मैं किम्स का पढ़ नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि किम्स बेकार हॉस्पिटल है। इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल। हम कभी पे किम्स को डिटेल में कवर भी करेंगे। यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा
ज़्यादा है तो पढ़ने में बहुत समय लगेगा और वीडियो अनवांटेड मतलब बिना मतलब की बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आप फोर्टिस की बात करेंगे तो यहाँ पे एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इज अराउंड 4.19 डेज इन FY 2024-25। यहाँ पे जूम करके आप देख भी सकते हैं। आई होप अभी तक आपको ना जो जागन्स है वो भी समझ में आ गया। और एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, जब भी आप हॉस्पिटल या किसी भी कंपनी को पढ़ रहे हो, आपको जरूरत नहीं है कि आप कोई अकाउंटेंट बनो। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ एक वीडियो भी डालने वाला हूं जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से कंपनीज को पढ़ता हूं। जब आप कंपनीज को पढ़ रहे हो ना, मेरा विश्वास करो, अगर आप में से कोई जितना सॉलिड बिजनेसमैन होगा ना, उतना ही सॉलिड आपको बिजनेस को आप एनालाइज कर पाओगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओगे। फंडामेंटल एनालिसिस कभी भी अकाउंटिंग डिमांड नहीं करता है, इट डिमांड्स यू टू बी अ बेटर बिजनेसमैन। अब हम बात करते हैं क्या वो की फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको वैल्यू क्रिएट होते हुए दिखेगी बहुत सारे बिजनेसेस में, हॉस्पिटल वाले बिजनेसेस में। तो सबसे पहला की फैक्टर जो आपको ट्रैक करना चाहिए, जिसकी वजह से एक आप कह सकते हैं कि एक मैसिव वेल्थ क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकती है, अगर आपका ARPOB जो है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है, अगर आपको कंसिस्टेंटली सेम हॉस्पिटल के सेम ब्रांच से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है बिना किसी एक्सपेंसेस को बढ़ाए, तो वहां पे हमें बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम एवरेज ARPOB की बात करें तो मैक्स हेल्थ का है 73,000, अपोलो का है 57,488, एस्टर डीएम का है 40,100 और यथार्थ का है 28,600 का। इसके अलावा जो सेकंड की फैक्टर आपको ट्रैक करना चाहिए, दैट इज इनकी ऑक्यूपेंसी रेशियो। आपने हॉस्पिटल खोल लिया और अगर कोई आ ही नहीं रहा है तो पूरा का पूरा काम चौपट हो गया। किसी भी कीमत पे आपके हॉस्पिटल में लोग आने ही चाहिए। अगर आप बात करेंगे बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो की, 70% या फिर इसके ऊपर है, इट इज कंसिडर्ड गुड। 80 या फिर 90 है, फैंटास्टिक। वो कंपनी आपको, वो हॉस्पिटल आपको बहुत अच्छे पैसे बना के देने वाली है। अगर आप बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो की बात करेंगे तो मैक्स हेल्थ का 74% का है, अपोलो का 65, एस्टर डीएम का 68, HCG का 64 एंड फोर्टिस का 69% का। अब हम बात करते हैं एबिटा मार्जिन के बारे में। और अगर पहले वाले पॉइंट को आपने, पहले वाला जो टॉपिक था जहां मैंने 5 स्टार बोला था ना, इसको आप कम से कम 100 स्टार करके उसके बाद से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो स्केलेबल एबिटा या फिर एबिटा मार्जिन जो मैंने लिखा है, इसको किस तरीके से आपको ट्रैक करना है। देखो, आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अकाउंटिंग वाला चीज आप भूल जाओ। आप इस तरीके से सोचो कि जो हॉस्पिटल का बिजनेस है ये एक एसेट हैवी बिजनेस है। पहले आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग लगानी पड़ेगी, उसमें इक्विपमेंट डालने पड़ेंगे और इन सबको बनाने में भी टाइम लग सकता है। चाहे आप हॉस्पिटल की बात करो, होटल की बात करो, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करो, दीज आर एसेट हैवी बिजनेसेस। इसमें क्या होता है, पहले पैसा लगेगा, फिर जाके 2-4 साल लगेंगे और उसके बाद से पैसा आएगा। और उसमें भी अगर आप हॉस्पिटल वाले बिजनेस में हो और यूटिलाइजेशन रेट ठीक ठाक अगर आपका नहीं है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। हॉस्पिटल्स में आप कई बार देखोगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे मिलेंगे जो लगातार कैपेक्स किए जा रहे हैं, लेकिन वहां पे उनका बेड्स हमेशा खाली ही रह रहा है, जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। वैसे अगर आप में से कोई इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ेगा तो देखो, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कि जो हॉस्पिटल का बिजनेस होता है ये एसेट हैवी बिजनेस होता है एंड ऑल्सो देयर इज दिस जेस्टेशन, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन, जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं पहली बार जब एनुअल रिपोर्ट पढ़ा तो मुझे लग रहा था ये भाई ये क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं दोस्त कि जैसे मान लो आज के दिन पे आपने ना एक हॉस्पिटल बनाना शुरू किया 2023 में, बनाने में और लाइसेंसेस लेने में, ये सारा कुछ करने में मान लो आपके 2 साल लग गया और 2025 से आपने पैसा कमाना शुरू किया। तो ये जो 2 साल का समय था ना, इसी को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, मतलब वो समय जिसके बीच में आपने कुछ कमाया नहीं। अब अगर आप इस हॉस्पिटल को ठीक तरीके से अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल होने में काफी समय लग जाएगा। तो जब आप किसी बिजनेस को पढ़ रहे हैं, किसी हॉस्पिटल को समझ रहे हैं, इस एबिटा पे आपको ध्यान देना चाहिए और जितना डीप में जाके एनालाइज कर सकते हो उतनी डीप में जाके आपको एनालिसिस करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं एबिटा के बारे में, और एबिटा में एक्सपेंशन हमें क्यों देखने को मिलेगा, तो इन दोनों को हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो, जब आप किसी हॉस्पिटल को पढ़ रहे हैं तो पैट से ज्यादा एबिटा को देखना जरूरी है, स्पेशली जब वो हॉस्पिटल कैपेक्स वगैरह कर रहा होगा। जब कैपेक्स कर रहा होगा, पैट हमेशा बेकार आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बेकार है, वेयरएज एबिटा जो होगा ना वो आपको सही पिक्चर दे रहा होगा लगातार। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, जैसे मैंने आपसे इसके पहले थोड़ी देर पहले बोला, एबिटा में हमें एक्सपेंशन देखने को मिले तो वहां पे आपको वेल्थ क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा। एबिटा में एक्सपेंशन किन किन रीजंस की वजह से आ सकता है, वैसे तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, मतलब आपके बिजनेस सेंस पे वो डिपेंड करता है, बट कुछ मैंने यहाँ पे फिर भी मेंशन किए हुए हैं। जैसे अगर किसी हॉस्पिटल की बेड की ऑक्यूपेंसी बढ़ जाए ना तो आप तुरंत देखोगे एबिटा में एक्सपेंशन आ जाएगा, या फिर ARPOB है वो भी अप हो जाए, उसमें भी आपको एक्सपेंशन होते हुए देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने पहले आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है इन दोनों को ही। अगर आपका जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है ना
वो 5-6 दिन का है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा था वो थोड़ा घट जाए और वहाँ से भी एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी किक इन कर जाए तो भी आपके एबिटा में एक्सपेंशन आ जाएगा। और ऑल्सो जब आप किसी हॉस्पिटल को पढ़ रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ नए यूनिट्स डाले हैं, तो उस समय पे उनका एबिटा उतना अच्छा नहीं आएगा। जैसे जैसे उन जगहों पे, उन लोकेशंस पे वो हॉस्पिटल मैच्योर होंगे 1-2 साल में, उसके बाद से आपको एबिटा में एक्सपेंशन आते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जो हॉस्पिटल है ना, वो कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट में अगर इन्वॉल्व हो जाए, कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट को करने लग जाए, तो वहां पे भी उनका जो ARPOB है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एबिटा में आपको अगेन थोड़ा सा एक एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। अब इसमें बिजनेस सेंस वाले पे है, आपको एज अ बिजनेसमैन सोचना पड़ेगा कि यार क्या क्या ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से मेरा एबिटा ऊपर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई हॉस्पिटल आपको एसेट लाइट एक्सपेंशन करते हुए देखने को मिलेगा ना, तो वहां पे भी हमें उनके शेयर के प्राइसेस रॉकेट वाली स्पीड से ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। इस चीज को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। और ये जो लीज बेस्ड है ना, अगर आप में से कोई भी हॉस्पिटल वाला सेक्टर पढ़ने जाता है तो वहां पे आप देखेंगे लगभग सारे हॉस्पिटल्स के जो टॉप वाले मैनेजमेंट हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग लीज वाले बेस पे अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर आप रिसेंट में बात करेंगे मैक्स हॉस्पिटल की, तो इनका भी जो द्वारका में एंड यूपी में एक और इनका जो यूनिट आई गेस मथुरा में जो खुल रहा है, वो दोनों डेवलपर के साथ टाई अप में है। माने कि वहां पे ये लोग अपने हॉस्पिटल खुद खड़ा नहीं करने वाले हैं, वो टाई अप ऐसा है कि ये लोग लीज पे ले लेंगे। लीज पे लेने से फायदा क्या हो रहा है, एक तो आपका कैपेक्स कम है और दूसरा जो आपका रिटर्न आ रहा है ना, जो जेस्टेशन पीरियड है वो काफी कम हो गया, जिसकी वजह से आपका रिटर्न बहुत फास्ट आ जाएगा। सो अगर आपको कोई ऐसा हॉस्पिटल दिख रहा है जो लीज बेस एक्सपेंशन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक ग्रीन फ्लैग है। ऑल्सो जो मैं आपसे बता रहा था ना कि जो अर्बन इंडिया में और नंबर ऑफ बेड्स ज्यादा हैं और रूरल में कम है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का तो रिकमेंडेशन ऐसा है कि ये जो जब लीज बेस एक्सपेंशन होने लगेगा ना, तो इस ब्रोकन इंफ्रा को हम काफी हद तक फिक्स कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं जिसमें आपको सेम ही चीज अलग अलग मैनेजमेंट अपनी कंपनीज के बारे में बता रही है। यहाँ पे एस्टर डीएम की बात हो रही है, यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर की बात हो रही है, तो ये सारा लीज बेस्ड एक्सपेंशन की ही बात हो रही है। ऑल्सो आप यहाँ पे स्क्रीन पे जाएंगे तो अगर आप स्क्रीन पे जाके मैक्स हेल्थ केयर का वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल खोलते हैं, उसमें आप बोरोइंग वाले सेक्शन में लीज लायबिलिटी में जाएंगे तो देखो 2024 में ये नंबर था 149 करोड़ का और 2025 में ये बढ़ के हो गया 521 करोड़ का। तो ये क्लियर कट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये लोग लीज बेस्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं। ऑल्सो मैं एक और चीज यहाँ पे आपसे हाईलाइट करना चाहूंगा, कई बारी जब आप हॉस्पिटल्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 तरह के एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है ब्राउन फील्ड और एक होता है ग्रीन फील्ड। दोनों को जरा समझा देता हूं मैं क्या होता है। ब्राउन फील्ड कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो ऑलरेडी हॉस्पिटल है उसमें ही कुछ बेड्स को आप बढ़ा देंगे। ग्रीन फील्ड क्या होता है, आप एक नया जगह लेंगे, वहां पे हॉस्पिटल डालेंगे और उस तरीके से अपनी आप कैपेसिटी को एक्सपेंड करेंगे। जब किसी हॉस्पिटल में बार बार ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन की बात होने लग जाए ना, तो आप समझ लेना कि वहां पे आपको एक अच्छा खासा, मेरे हिसाब से ऑपरेशनल किक इन देखने को मिल सकता है। क्योंकि सेम जो ब्राउन फील्ड वाला है ना, जैसे मान लो एक कोई डॉक्टर है जो किसी एक चीज में सर्जरी का मास्टर है, अगर वो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन हुआ होगा ना, तो मान लो पहले लाइन से लगातार 10 बेड थे तो 10 लोगों को पहले देखता था और उसके बाद घर चला जाता था। अगर उसके बगल में ही 5 और बेड होंगे ना, तो हो सकता है उसको 10 कदम ही और चलना है और वो 5 और लोगों को देखेगा और उसके बाद से वो आगे बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं पेयर मिक्स क्या होता है और इसके बदल जाने से किस तरीके से हॉस्पिटल्स में हमें वैल्यू क्रिएशन होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो देखो दोस्त, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो पेयर है ना, उसमें भी बहुत अलग अलग टाइप है और उससे भी पहले आपको समझना पड़ेगा कि हॉस्पिटल्स के जब आप एनुअल रिपोर्ट्स या फिर अगर आप डीप में इनके फाइनेंशियल्स को पढ़ेंगे तो इसमें इन लोगों ने अपने कस्टमर टाइप को 2 तरीकों से दिखाया होगा। एक ये लोग दिखाएंगे कि इनको कैश में कोई रेवेन्यू हुआ और दूसरा क्रेडिट में हुआ। अब ये कैश एंड क्रेडिट क्या दिखा रहे हैं उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो जब कभी भी ऐसा आपको कैश दिखे, इसका मतलब आपने अपना इलाज करवाया और जो भी बिल आया उसके लिए आपने कैश, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट कर दिया। दूसरा तरीका क्या होता है, आपने इलाज करवाया और आपने कहीं से इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपके लिए वो इंश्योरेंस कंपनी उस हॉस्पिटल को पे करेगी। जो इंश्योरेंस कंपनी से हॉस्पिटल्स को पैसा आता है वो तुरंत नहीं आता है। इन सम केसेस वो 15 दिन के अंदर में आएगा, इन सम केसेस वो 15 से 30 दिनों के अंदर में आएगा एंड इन सम केसेस वो 30 से 90 दिनों के अंदर में वो हॉस्पिटल्स को वो रेवेन्यू मिल जाता है। सो इस केस में अगर आप पेयर्स की भी बात करेंगे तो उनमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। एक पहला कैटेगरी क्या आ जाता है, आपने इलाज करवाया, सेल्फ पे किया कैश में और आप वहां से चल लिए। दूसरा पेयर कौन आ जाता है, जब कभी भी आपने किसी प्राइवेट कंपनी से, मान लो इंश्योरेंस कंपनी से अपने लिए इंश्योरेंस ले रखा है, तो उस केस में वो जो प्राइवेट वाली इंश्योरेंस कंपनी है वो पेमेंट करेगी। तो अब हॉस्पिटल के लिए पेयर, एक दूसरा पेयर कौन हो गया, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। तीसरे वाले पेयर्स कौन से होते हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स, जैसे आयुष्मान भारत देख लो या फिर CGHS देख लो या फिर आप ESI देख लो। ESI माने कि जैसे मान लो जिन लोगों की सैलरी
बहुत कम होती है, 21,000 से कम भी होती है, तो वो लोग ESI वाले हेल्थ स्कीम में जाके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। वो कभी और पे हम कवर करेंगे, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगला, अगर जो कई बार कॉर्पोरेट होते हैं, जो थर्ड पार्टी TPAs होते हैं, मेडी असिस्ट को हमने इसके पहले कवर भी किया हुआ है, तो आपको उसमें TPAs का भी बिजनेस थोड़ा सा समझने को मिल जाएगा। बट बॉटम लाइन, एक और कैटेगरी होता है जिसे हम TPAs या फिर कॉर्पोरेट्स बोलते हैं। फिर चैरिटीज या फिर ट्रस्ट फंड भी होते हैं जो एक तरह से कई बार पेयर का काम करते हैं। तो ये जो आप पेयर देख रहे हो ये भी अलग अलग है। जो आपको रेवेन्यू दिखाया जा रहा है, तो इसमें जो कैश वाली पेमेंट है ना, सिर्फ यही वाली कैश के अंदर में दिखाई जाती है। ये सारे से जो पैसा आ रहा है, ये सारा हॉस्पिटल्स क्रेडिट वाले सेक्शन में दिखाते हैं। अब आई होप यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये कैश और क्रेडिट का पूरा माजरा क्या है। नाउ एक बार हम ये समझते हैं कि पेयर मिक्स के बदल जाने की वजह से कैसे एक वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। तो आपको एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, और यहाँ पे मैं गलत हो सकता हूं, ये मेरा पर्सनल बिजनेस सेंस है। तो बिजनेस सेंस दोस्त मेरा ये कहता है, आज के टाइम पे अगर आप बात करेंगे तो जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, या फिर ये जो TPAs वगैरह हैं, इन लोगों के पास जो नेगोशिएशन पावर है वो बहुत ज्यादा है, और आने वाले समय में ये और बढ़ता भी चला जाएगा। यहाँ पे दो चीजें समझने की है। देखो, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब कोई इंसान कैश में हॉस्पिटल्स को पेमेंट कर रहा है ना, हॉस्पिटल्स का मार्जिन वहां पे हमेशा ज्यादा होगा। वेयर एज जब कोई TPAs, इंश्योरेंस कंपनीज या फिर कॉर्पोरेट बैंक्स आपको पेमेंट करते हैं ना, तो वहां पे नेगोशिएशन बहुत तगड़ा होता है। इवन एक दो हॉस्पिटल के जो टॉप लेवल के मैनेजर्स, मतलब मैनेजमेंट पे लोग हैं, उन लोगों की स्टेटमेंट भी है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाया, मैं भूल गया हूँ, बाकी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूं। तो वहां पे उन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड बोला भी हुआ है, अगर कोई TPA आता है, कोई इंश्योरेंस की कंपनी आती है, तो हम लोग उनको 3 to 7% का डिस्काउंट भी दे देंगे। सो बॉटम लाइन ये है, आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंश्योरेंस की कंपनीज है, TPAs हैं, कॉर्पोरेट है ना, ये लोगों के पास एक नेगोशिएशन पावर बहुत ज्यादा है। आते हैं हम अपने वापस वाले क्वेश्चन पे। देखो, अब आपको एक बिजनेसमैन के जैसे सोचना है। अगर आप होटल रन करते हो तो आपको मार्जिन ज्यादा तो तभी बनेगा जब लोग आउट ऑफ पॉकेट पे कर रहे हो, क्योंकि उनके पास उतनी नेगोशिएशन पावर नहीं है। वेयर एज जब वो इंसान इंश्योरेंस ले लेगा ना, तो इंश्योरेंस कंपनीज के पास बहुत सारे लोग हैं, तो नेगोशिएशन पावर उन लोगों के पास बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आपको रेवेन्यू इंश्योरेंस कंपनी से आना है ना, तो आना तय है। वेयर एज कई बार क्या होता है, कुछ इलाज ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, तो हॉस्पिटल्स को मजबूरी में एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन तो ये होता है कि EMI क्रिएट कर दो, और लोग EMIs में इलाज करवाने के बाद से आपको पेमेंट करते रहेंगे। इस EMI वाले केस में कई बार डिफॉल्ट्स भी चालू हो सकते हैं। आप सोच के देखो ना, वो बंदा ऑलरेडी बीमार है, पैसे के लिए परेशान है, हो सकता है दवाइयां खरीदने में ही वो परेशान रहता हो, तो आपके हॉस्पिटल का बिल कैसे पे करेगा। वेयर एज जब इंश्योरेंस वाली कंपनीज आपको पे कर रहे हैं, तो उस समय पे बहुत ही स्मूथ तरीके से आपको पैसा आ रहा होगा। तो एज अ बिजनेस ओनर आपको ये बात को समझना है। एक तो ये है कि मार्जिन थोड़ा सा वहां पे सप्रेस होते हुए देखने को मिलेंगे, बट ये बात अच्छा है कि हमारे पास पैसा एक्चुअली में आता रहेगा, कोई डिफॉल्ट होते हुए हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो ये वो मेरे साइड से सारे पॉइंट्स है जिनकी वजह से हमें हॉस्पिटल्स में एक वैल्यू क्रिएशन होते हुए देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से एक हॉस्पिटल वाले बिजनेस में वैल्यू डिस्ट्रॉय होते हुए हमें देखने को मिल जाएगी। पहला और सबसे मेजर रीजन, जो मैंने आपसे ऑलरेडी एक बार मेंशन भी किया है, अगर आपने एक हॉस्पिटल खोला और पेशेंट ही नहीं आ रहे हैं, इससे ज्यादा बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता है। कई बार अगर आप किसी हॉस्पिटल को पढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए, अगर उनकी ऑक्यूपेंसी रेट ऑलरेडी बहुत कम है और फिर भी वो लोग ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किए जा रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। या फिर अगर उन लोगों ने किसी गलत लोकेशन पे कैपेक्स कर दिया, वहां पे एक नई फैसिलिटी लगा दी, एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर दिया, तो वहां पे भी आपको एबिटा में एक कंप्रेशन देखने को मिलेगा, और वो चीज ठीक नहीं जाएगी। मैं एक और चीज में नोटिस कर रहा था, हॉस्पिटल्स के लिए नया हॉस्पिटल का ब्रांच खोलना बड़ी बात नहीं है, उसे प्रॉफिट में लाना इज द मेजर चैलेंज। एंड द थर्ड की पॉइंट दैट यू शुड ऑलवेज ट्रैक इज, अगर कोई हॉस्पिटल ऐसा है जिनमें से डॉक्टर्स बार बार छोड़ के जा रहे हैं, जैसे मैं एजुकेशन वाले फील्ड में हूं, तो अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे टीचर्स की हमेशा पोचिंग होती रहेगी। कोई ना कोई इंस्टीट्यूट लगा ही रहता है जो उनको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा, आइदर हायर पे या फिर XYZ का लालच देके। तो अगर आप कोई ऐसा हॉस्पिटल पढ़ रहे हैं जिसमें डॉक्टर्स बड़े टाइम से एसोसिएटेड हैं, इट्स अ वेरी गुड साइन। दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा हॉस्पिटल जहां से बार बार डॉक्टर्स जा रहे हैं, इट्स अ मेजर रेड फ्लैग। मेरे हिसाब से ऐसे हॉस्पिटल्स को आपको इग्नोर कर देना चाहिए। एंड द फोर्थ मेजर की रीजन जो आपको हमेशा ही ट्रैक करना चाहिए, वो ये है कि अगर आपको ARPOB या फिर ऑक्यूपेंसी रेशियो या फिर जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है, अगर उन सब में एक इनकंसिस्टेंसी आपको दिखे, इट्स अ मेजर रेड फ्लैग। ऐसे हॉस्पिटल वाले बिजनेसेस में आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बाकी आपका अपना डिसीजन भी हो सकता है आपको लग रहा हो कि फ्यूचर में ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, तो उस केस में आप जरूर सोच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। मैंने एक पूरा का पूरा गूगल शीट भी बनाया हुआ है, अभी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया। अगर मैं आपसे बताऊं तो 2:47 हो रहा है। मैं जूम करूंगा स्क्रीन पे, है ना, बट मैं लेट हो गया हूं। इसके बाद से ये डेटा ट्रांसफर करना है तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट बॉटम लाइन ये है
कि इसके बाद से अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है, मुझे तो पर्सनली नहीं लगता है एक बारी देखने के बाद से आप इस पूरी चीज को समझ पाएंगे। आपको फिर से जरूर देखना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको ये वाली पीपीटी चाहिए तो आपको स्क्रीन पे एक स्कैनर आ रहा होगा, इसको स्कैन करो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो और वहां पे आपको इसका डाउनलोड करने वाला एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले समय में हम लोग एक एक करके सारे हॉस्पिटल्स को कवर करेंगे। और हॉस्पिटल्स को मैं क्यों कवर कर रहा हूं दोस्त, क्योंकि जब मैंने मैक्स हॉस्पिटल का चार्ट देखा ना, मुझे लगा कि भाई ये बंदे मतलब लिटरली पैसे प्रिंट कर रहे हैं। 2020 से मोटा मोटा मुश्किल से 5 साल हुआ है और बिना पेन दिए, यहाँ पे चार्ट आ रहा होगा, बिना पेन दिए ये स्टॉक ने आपको 12 गुने का रिटर्न दिया है। 100 रुपए का शेयर प्राइस अभी पे 1200 पे चल रहा है और कहीं पे भी आपको मेजर डिप नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंपनीज में हमें वेल्थ क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जो अगली वाली वीडियो आएगी वो मैक्स हेल्थ पे ही आए और ऐसे करके हम एक एक हॉस्पिटल को कवर करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और एक नया हाइप का बटन आया है उसे भी दबा के जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप योर टाइम वॉज वर्थ इट। गुड नाइट, बाय बाय। हाय, दिस इज़ बिहाइंड द सीन। रात के लगभग 2 बज रहे हैं और मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले आप देखो, यहाँ पे ये वाली वीडियो आप देख रहे थे, ये यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी मैं ना SD कार्ड फुल हो गया था कैमरे का, तो कैमरा चार्ज में लगाया हुआ और यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये कितने टाइम में बदलने वाला है और पिछले 1.5 घंटे से ये वाली फाइल ट्रांसफ़र हो रही है। इसके अलावा ये तो एक अलग है, ठीक है, चलो 1.5 घंटे से मैं बैठा हूँ, रात के 2 बज गए। इसके बाद से मुझे इसका एक्चुअली सेकंड पार्ट शूट करना है, इस वजह से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। पिछले 7 डेज से आप बात करेंगे ना, तो मेरी स्लीप साइकिल टोटली फक्ड अप है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आज के दिन पे मुझे वीडियो शूट करके ही जाना था क्योंकि कल पे मुझे टाइम नहीं मिलेगा। कल पे बैचेज ऐसे अलाइंड है। आप देख रहे हो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया। ये कॉफ़ी पीने के बाद से मैं अभी तक जग पाया हूँ। आई थिंक आई विल बी नीडिंग मतलब एक और मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद से मैं ये वाली जो वीडियो आप हॉस्पिटल सेक्टर पे देख रहे हैं इसको पूरा शूट कर पाऊँगा। तो अभी पे मैं बैठा था जब तक ये ट्रांसफ़र हो रहा था, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि भाई तू इतना मेहनत कर रहा है क्यों, मतलब अल्टीमेट गोल क्या है। मुझे लगता है कि देखो मॉनिटरी तो नहीं है, क्योंकि मॉनिटरी होता और जितने टाइम से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत सारे चैनल पे मेरे वीडियोस तो प्राइवेट हो चुके हैं, जो कि हमने प्रॉपर एक एडिटर रख के एडिट करवाया हुआ था। मेरा ऐसा मानना है कि एज ए रिटेलर हम लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप में से कोई विजय केडिया जी को फॉलो करता है, कभी भी आपने उनसे ये सुना है कि उन्होंने किसी के बताए हुए स्टॉक को खरीदा जिसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा हुआ? कभी आप ऐसा नहीं सुनेंगे। सो अगर आप पहली बात तो मार्केट में पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको पूरा गेम सीखना पड़ेगा। और जब आप इस मार्केट को सीखने की कोशिश करोगे ना, शायद उस समय पे मेरे ये PPTs और मेरी वीडियोस आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेंगे। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते